मकतूब नसीम बाग श्रीनगर 3 सितंबर 1945। सिद्दीक़ मुकर्रम। वही सुबह 4 बजे का जाँ फिज़ा वक्त है। हाउस बोट में मुकीम हूँ। दाहिनी तरफ झील की वसत शालामार और निशात बाग तक फैली हुई है। बाईं तरफ नसीम बाग के चनारों की कतारें दूर तक चली गई हैं। चाय पी रहा हूँ और आपकी याद ताज़ा कर रहा हूँ। गिरफ्तारी से पहले आखिरी ख़त जो आपके नाम लिख सका वो 3 अगस्त 1942 की सुबह का था। कलकत्ता से बम्बई जा रहा था। रेल में ख़त लिख कर रख लिया कि बम्बई पहुंचकर अजमल खान साहब के हवाले कर दूंगा, वो नकल करके आपको भेज देंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने खतूत की नकूल रखने पर असरार किया था और मैंने ये तरीका मंजूर कर लिया था, लेकिन बम्बई पहुंचते ही कामों के हुजूम में इस तरह खोया गया कि अजमल खान साहब को ख़त देना भूल गया। 9 अगस्त की सुबह को जब मुझे गिरफ़्तार करके अहमद नगर ले जा रहे थे तो बाज़ कागजात रखने के लिए राह में अटाची केस खोला और यकायक वो ख़त सामने आ गया। अब दुनिया से तमाम तर इलाके मुनक़ता हो चुके थे। मुमकिन ना था कि कोई ख़त डाक में डाला जा सके। मैंने इसे अटाची केस से निकाल कर मुसव्वदात की फ़ाइल में रख दिया और फ़ाइल को संदूक में बंद कर दिया। 2 बजे हम अहमद नगर पहुँचे और 15 मिनट के बाद कला के अंदर महबूस थे। अब इस दुनिया में जो कला से बाहर थी और इस दुनिया में जो कला के अंदर थी, बरसों की मुसाफत हायल हो गई। दूसरे दिन यानी 10 अगस्त को हस्बे मामूल सुबह 3 बजे उठा। चाय का सारा सामान जो सफ़र में साथ रहता है वहाँ भी सामान के साथ आ गया था। मैंने चाय दम दी, फुंजान सामने रखा और अपने ख्यालात में डूब गया। ख्यालात मुख्तलिफ मैदानों में भटकने लगे थे। अचानक वो ख़त 3 अगस्त को रेल में लिखा था और कागजात में पड़ा था, याद आ गया। बेख्तियार जी चाहा कि कुछ देर आपकी मुखातबत में बसर करूं और आप सुन रहे हों या ना सुन रहे हों, मगर रोए सुखन आप ही की तरफ रहे। चुनाचे इस आलम में एक मकतूब कलम बंद हो गया और इसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन मकतूबात कलम बंद होते रहे। आगे चलकर बाज़ दीगर अहबाबो अज्जा की याद भी सामने आई और इनकी मुखातबत भी गाह गाह तबाए वामांदा हाल दराज नफसी करती रही। कैद खाना से बाहर की दुनिया से अब सारे रिश्ते कट चुके थे और मुस्तकबिल पर्दाए गैब में मस्तूर था। कुछ मालूम न था कि ये मकतूबात कभी मकतूब अलहम तक पहुँच भी सकेंगे या नहीं। ताहम ज़ौक़े मुखातबत की तलबगारियाँ कुछ इस तरह दिले मुस्तमंद पर छा गई थी कि कलम उठा लेता तो फिर रखने को जी नहीं चाहता था। लोगों ने नामा बरी का काम कभी कासद से लिया, कभी बाले कबूतर से। मेरे हिस्से में अनका आया। 10 अगस्त 1942 से मई 1943 तक इन मकतूबात की नगारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसके बाद रुक गया क्योंकि 9 अप्रैल 1943 के हादसा के बाद तबाए वामांदा हाल भी रुक गई थी और अपनी वामांदगियों में गुम थी। अगरचे इसके बाद भी बाज़ मुसन्नफ़ात की तस्वीद व तरतीब का काम बदस्तूर जारी रहा और कला अहमद नगर की तमाम मामूलात भी बग़ैर किसी तग़य्युर के जारी रहीं। ताहम ये हकीकत हाल छुपानी नहीं चाहता कि करारो सुकून की ये जो कुछ नुमाइश थी जिस्म सूरत की थी, कल्बो बातन की न थी। जिस्म को मैंने हिलने से बचा लिया मगर दिल को नहीं बचा सका। इसके बाद भी गाह गाह हालात की तहरीक काम करती रही और रिश्ता फ़िक्र की गिरहें खुलती रहीं, मगर अब सिलसिला कताबत की वो तेज़ रफ्तारी मफकूद हो चुकी थी जिसने अवाइल हाल में तबीयत का साथ दिया। अप्रैल 1945 में जब अहमद नगर से बांकोड़ा में कैद तब्दील कर दी गई तो तबीयत की आमादगियों ने आखिरी जवाब दे दिया। अब सिर्फ बाज़ मुसन्नफ़ात की तकमील का काम जारी रखा जा सका और किसी तहरीर व तस्वीद के लिए तबीयत मुस्ताद ना हुई। आखिरी मकतूब जो बाज़ सियासी मसाइल की निस्बत एक अजीज़ के नाम कलम बंद हुआ है 3 मार्च 1945 का है। इस मकतूब पर यह दास्तानें बेसुतून कोहकन ख़त्म हो जाती है, अगरचे ज़िंदगी की दास्तान अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। गौर कीजिए तो इंसान की ज़िंदगी और इसके एहसासात का भी कुछ अजीब हाल है। 3 बरस की मुद्दत हो या 3 दिन की, मगर जब गुज़रने पर आती है तो गुज़र ही जाती है। गुज़रने से पहले सोचिए तो हैरानी होती है कि ये पहाड़ सी मुद्दत क्यों कर कटेगी। गुज़रने के बाद सोचिए तो ताज्जुब होता है कि जो कुछ गुज़र चुका वो चंद लम्हों से ज़्यादा न था। रिहाई के बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदारत के लिए 21 जून को कलकत्ता से बम्बई आया
اور اسی مکان اور اسی کمرہ میں ٹھہرا جہاں 3 برس پہلے 1942 میں ٹھہرا تھا، تو یقین کیجئے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے 9 اگست اور اس کے بعد کا سارا ماجرا کل کی بات ہے، اور یہ پورا زمانہ ایک صبح شام سے زیادہ نہ تھا۔ حیران تھا کہ جو کچھ گزر چکا وہ خواب تھا یا جو کچھ گزر رہا ہے یہ خواب ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ 15 جون کو جب بانکوڑا میں رہا ہوا تو تمام مکتوبات نکالے اور ایک فائل میں بترتیب تاریخ جمع کر دیے۔ خیال تھا کہ انہیں حسب معمول نقل کرنے کے لیے دے دوں گا اور پھر اصل آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا، لیکن جب مولوی اجمل خان صاحب کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ بہت مصر ہوئے کہ انہیں بلا تاخیر اشاعت کے لیے دے دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک خوشنویس کو شملہ میں بلایا گیا اور پورا مجموعہ کتابت کے لیے دے دیا گیا۔ اب کتابت ہو رہی ہے اور امید ہے کہ عنقریب طباعت کے لیے پریس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب میں ان مکتوبات کو قلمی مکتوبات کی صورت میں نہیں بھیجوں گا، مطبوعہ مجموعے کی صورت میں پیش کروں گا۔ شملہ میں اخبار مدینہ بجنور کے ایڈیٹر صاحب آئے تھے۔ انہوں نے مولوی اجمل خان صاحب سے اس سلسلے کے پہلے مکتوب کی نقل لے لی تھی، وہ اخبارات میں شائع ہو گیا ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو۔ صدیق مکرم کے تخاطب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روئے سخن آپ ہی کی طرف تھا۔ مکتوبات کے 2 حصے کر دیے ہیں، غیر سیاسی اور سیاسی۔ یہ مجموعہ صرف غیر سیاسی مکاتیب پر مشتمل ہے۔ اس کے تمام مکاتیب بلا استثناء آپ کے نام لکھے گئے ہیں۔ پرسوں دہلی کا قصد ہے، چونکہ امریکن فوج کے جنرل مقیم دہلی نے ازراہ عنایت اپنے خاص ہوائی جہاز کے یہاں بھیجنے کا انتظام کر دیا ہے، اس لیے موٹر کار کے تکلیف دہ سفر سے بچ جاؤں گا اور 2.5 گھنٹے میں دہلی پہنچ جاؤں گا۔ وہاں عید کی نماز پڑھ کر بمبئی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ 10 سے 24 تک بمبئی میں قیام رہے گا۔ ابوالکلام۔